हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम प्रिवेंटिव डिटेंशन से आज कंटिन्यू करेंगे। तो न्यूज़ में क्या है कि इन जसलीला शाजी वर्सेस इन यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द राइट्स ऑफ डिटेन पर्सन टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस केस में जसलीला शाजी वर्सेस ये 2024 का केस है। इसमें इन्होंने हाईलाइट किया राइट्स ऑफ द डिटेन पर्सन टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। अपना वो खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कहा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इट मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल। कोई ट्रायल नहीं होगा, डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड कन्विक्शन, ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट ऑन मेयर रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हिम बाय डूइंग एन एक्ट डेंजरस टू पब्लिक। बस इस शक की बुनियाद पे कि आप कोई डेंजरस, आप एज अ डेंजरस पर्सन आपको अगर परसीव कर लिया गया है, शक है आप पे, तो बस आपको बिना ट्रायल के ले लिया जाएगा डिटेंशन के अंदर, मतलब आपको डिटेन कर लिया जाएगा। तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मेंशन है वो आर्टिकल 22 में है। उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 and sub clause 2. These protection are not available to a person arrested or detained under preventive detention laws. तो देखिए क्या बात हो रही है कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लेकिन उन लोगों को जिनको अरेस्ट और डिटेंशन, नॉर्मल अरेस्ट और नॉर्मल डिटेंशन अगर है तो। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको अगर रखा गया है तो आपके पास ये राइट्स नहीं है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसी के बारे में ये कहा गया कि नहीं, उनको भी इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पहला 22 आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 बोलता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट ग्राउंड। मतलब किस बेसिस पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है ये मुझे बताओ। ये आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 हो गया। सब क्लॉज 2 में बोलता है प्रेजेंटेशन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एंड डिटेंशन बियॉन्ड रिक्वायर मजिस्ट्रेट अप्रूवल। तो 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। उससे ज़्यादा रखना है तो मजिस्ट्रेट का अप्रूवल ज़रूरी है। नाउ सब क्लॉज 4 क्या बोलता है? 22 आर्टिकल सब क्लॉज 4, डिटेंशन बियॉन्ड 3 months रिक्वायर एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। मतलब 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल ज़रूरी है। और उसके बाद अब ये जो बोर्ड, these boards are set up by states and normally consist of retired judges and bureaucrats. इसमें जजेस होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। नाउ आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 में क्या है? अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट डिटेंशन ऑर्डर। पहले ही नोटिफाई कर दो डिटेंशन के बारे में, टू कंटेस्ट डिटेंशन ऑर्डर। तो ये हुई बात। इफ देयर इज फेलर और इवन डिले इन फर्निशिंग डॉक्यूमेंट relied on for such detention, it would amount to denial of right to make an effective representation under Article 22 sub clause 5. Now laws that permit preventive detention: National Security Act 1980, UAPA, जो ये लॉज हैं जो परमिट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कौन कौन से एक्ट है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन वाला जो एक्ट 1967 का, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटीज, and 1974 prevention of black marketing and maintenance of supplies of essential commodities act 1980. Now grounds for preventive detention: security of state, foreign affairs or security of India, maintenance public order, maintenance of supply and essential service, and defense। यानी कि अगर कंट्री के खिलाफ आपका कुछ भी एक्ट लगता है तो आपको डिटेन कर लिया। नाउ जस्टिस प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो AK गोपालन केस है वर्सेस मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास 1950, जिसमें कोर्ट गेव अ ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5। तो उन्होंने ग्रीन फ्लैग दे दिया उसको क्योंकि एक आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 दिया हुआ है। और हमने ऊपर ही पढ़ा कि क्या है सब क्लॉज 5? अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स for detention and opportunity to contest detention order. Now Shiban Lal
वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 में क्या बताया गया कि SC stated that a courtroom isn't even competent to inquire into reality or in any case of the fact which are referenced as ground of detainment. तो इट इज़ नॉट कम्पिटेंट। उसने बोला कि हम जो कोर्ट रूम्स हैं वो कम्पिटेंट ही नहीं है इस बारे में, तो वो शांत रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्सनालिटी राइट्स। न्यूज़ क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट इन interim order restrained various entities, e-commerce store, AI chatbot, etc. from misusing actors' name, images, voice and likeness without his consent. ठीक है, तो ये पर्सनालिटी राइट्स के अंदर आता है कि आप उससे बिना पूछे उसका नाम, चेहरा, आवाज़ सब कुछ आप यूज़ कर रहे हो। तो पर्सनालिटी राइट क्या है? इट रेफर्स टू द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनालिटी इंक्लूडिंग नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेज और एनी अदर फीचर easily identified as marker of personality, cannot expressly mentioned in the statute of India, यानी कि कहीं भी expressly mentioned नहीं है, but are traced to fall under right to privacy, लेकिन indirectly उसको derive किया जा सकता है right to privacy से, and right to property भी। Two components of personality rights, right to publicity and right to privacy. राइट टू पब्लिसिटी में राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज एंड लाइकलीनेस, इसके लिए ट्रेडमार्क्स एक्ट है और कॉपीराइट एक्ट है। एंड राइट टू प्राइवेसी, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन, तो आर्टिकल 21 है और जस्टिस KS पुट्टू स्वामी केस इससे रिलेटेड है 2017 का। ठीक है, नाउ पोस्ट ह्यूमस पर्सनैलिटी राइट्स, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद क्या? तो डिफेमेशन सूट कैन बी फाइल्ड अंडर इंडियन पीनल कोड फॉर डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन, रेपुटेशन और देयर फैमिली। तो डिफेमेशन सूट तो आप फाइल कर ही सकते हो। दूसरा चीज, एम्ब्लेम्स एंड नेम, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 प्रोटेक्ट्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ फ्यू डिग्नेटरीज नेम्स एंड सिंबल लिस्टेड इन शेड्यूल। तो ये दो एक्ट हमारे इससे रिलेटेड हो गए। नाउ पर्सनालिटी राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, देयर इज नो एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रीटी, ठीक है, on protection of the public rights to date. However, certain public rights can be derived from following international convention. Rome Convention, it protects performers' right, phonogram producer rights and broadcasting rights. TRIPS Agreement, it secures certain rights of phonogram producer, live performers and broadcast. And WIPO rights. WIPO, Performances and Phonograms Treaty, it protect right of performer and phonogram producer and particularly in digital environment. तो ये तीन हमें देखने को मिलते हैं। रोम कन्वेंशन हो गया, ट्रिप्स अग्रीमेंट हो गया एंड विपो हो गया। अब इससे रिलेटेड जो हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो क्या है? अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड in 2011 दिल्ली हाई कोर्ट में, पॉपुलैरिटी और फेम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी नो डिफरेंट ऑन द इंटरनेट दैन इन रियलिटी। ठीक है, एंड दीपा जयकुमार वर्सेस AL विजय 2019 मद्रास हाई कोर्ट, पर्सनालिटी, पब्लिसिटी एंड प्राइवेसी राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैनॉट बी इनहेरिटेड बाय अ पर्सन्स लीगल आयर आफ्टर हिज हर डेथ। तो ये वाला इसमें कहा गया कि आप किसी भी तरह से पर्सनालिटी, उसकी पब्लिसिटी या प्राइवेसी राइट्स को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, आप भले उसके लीगल आयर हो। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, एनिमी प्रॉपर्टी। व्हाट इज एनिमी प्रॉपर्टी? पहले तो न्यूज़ क्या है कि एनिमी प्रॉपर्टी इन उत्तर प्रदेश बिलोंगिंग टू एंसेस्टर्स ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इज डायरेक्टेड फॉर सेल। तो ये न्यूज़ है। नाउ एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 डिफाइंड एनिमी एज एनी कंट्री एंड इट्स सिटीजन दैट कमिटेड एक्सटर्नल अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो ये एनिमी डिफाइंड हो जाते हैं एज एनिमी। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होगी? एनी प्रॉपर्टी दैट बिलोंग टू और वाज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एन एनिमी। 2017 amendment to the act expanded the definition of enemy to include legal heir or successor of enemy, whether or not citizen of India or citizen of a country which is not an enemy, enemy who has changed his nationality. तो ये एक्सपैंड किया गया कि अगर वो अभी अपना, जैसे कि पाकिस्तान या कोई भी है एनिमी कंट्री से अगर वो बिलोंग कर रहा है, चाइना, पाकिस्तान, एनी अदर कंट्री, अगर उसने अपनी नेशनलिटी चेंज कर ली तो क्या वो अब एनिमी नहीं है? तो वो अभी भी है। इसको एक्सपैंड किया गया 2017 के अमेंडमेंट से।
1968 Act empowers custodian of enemy property of India under Ministry of Home Affairs for preservation, management, control and selling of enemy property. Right to be forgotten. Supreme Court will examine the issue of right to be forgotten concerning digital privacy. So what is this? It is also known as right to eraser and deals with individual rights to have control of use of personal data by organization. RTBF traces its origin to right to oblivion in French jurisprudence. However, RTBF is not an absolute right. It is not an absolute right. In Justice K.S. Puttaswamy case 2017, SC recognized RTBF as part of right to life under Article 21. Digital personal data 2023 does not mention the right to be forgotten. तो अभी जो लॉ आया था मतलब एक्ट आया था उसमें नहीं मेंशन है. यूरोप्स GDPR law covers the right to be forgotten. Inner line permit क्या है? State government of Nagaland has approved the implementation of ILP in Jumo Kedima, Newland and Dimapur district. अब इनर लाइन परमिट क्या है? इट इज एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट दैट अलाउज इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर लिमिटेड पीरियड. इंडियन सिटीजन को ही अपने किसी प्रोटेक्टेड एरिया में अगर जाना होता है किसी लिमिटेड पीरियड के लिए तो उसका जो परमिशन जो गवर्नमेंट से मिलता है वही है फॉर ऑफिशियल ट्रैवल टू डॉक्यूमेंट. इनर लाइन परमिट system aims to regulate movement near India's international border. ठीक है. It is officially used to protect tribal culture in northeastern India. Genesis Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873. There are different type of ILP, one for tourist and other for long-term stays, other often for employment and purpose. मतलब या तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म स्टे अगर आप जॉब में हो तो जा रहे हो. दो तरह के ILP होते हैं यानी इनर लाइन परमिट. स्टेटस अंडर ILP states under ILP are Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland and Manipur, and which are not eligible for ILP. NRIs are not eligible for ILP. PIO card holder are also not eligible and OCI holders are also not eligible. They will have to apply for regular restricted area permit. Now protected area permit, restricted area permit जो है क्या है? Under foreigners Order 1958, all area falling between inner line and international border of state have been declared as protected. Inner line और international border के जो बीच का एरिया है जो वो उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया. करेंटली प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन फॉलोइंग स्टेट्स. कहाँ पे है? पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्टेड एरिया है. पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, होल ऑफ सिक्किम. जैसे कि अरुणाचल प्रदेश पूरा तो वैसे ही पूरा सिक्किम. पार्टली इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड पार्टली इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया. जिसमें दो है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है और एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया. नाउ अंडर फॉरेनर्स रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑर्डर 1963 एरियाज डिक्लेयर्ड एज रेस्ट्रिक्टेड एरियाज इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंटायर यूनियन टेरिटरी, सिक्किम पार्ट ऑफ द स्टेट. हमने ऊपर देखा तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में दो है, अंडमान निकोबार पूरी तरह से और सिक्किम का एक पार्ट. A foreigner is not normally allowed to visit a protected or restricted area unless it is established to satisfaction of government that there are extraordinary reason to justify such a visit. कोई extraordinary reason है, कोई बहुत ही important काम वजह है जिसकी वजह से आपको जाना पड़ रहा है और गवर्नमेंट इस चीज़ की अप्रूवल आपको देती है तभी आप जा सकते हो अगर आप एक फॉरेनर हो तो. Every foreigner except a citizen of Bhutan who desire to enter and stay in a protected or restricted area is required to obtain a special permit from a competent authority. यानी कि भूटान के सिटीजन को छोड़ करके आप कहीं और के जैसे कोई और फॉरेनर है तो उसको एक स्पेशल परमिट की ज़रूरत है फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो भूटान का सिटीजन है तो उसको ये थोड़ी सी लेवरेज उसको दिया गया है. नाउ हम सेंटर स्टेट रिलेशन जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. सो टिल देन बाय.